दोस्तों, ये थ्योरम मशीन का 6th वीडियो है। इस वीडियो पे वाइब्रेशन की सेकेंड पार्ट को कवर किया जाएगा। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से पहले आप वो देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन को पिछले वीडियो पे डिस्कस किया गया था। नेचुरल वाइब्रेशन के लिए जो इक्वेशन है वो है एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स इजिकल टू जीरो। डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन है एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इजिकल टू जीरो। फोर्स्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन है एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स इजिकल टू एफ ओ साइन ओमेगा टी। और फोर्स्ड डैम्प्ड का इक्वेशन है एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इजिकल टू एफ ओ साइन ओमेगा टी, जिसमें एम एक्स डॉट डबल डॉट जो फोर्स है वो है इनर्शिया फोर्स, एस एक्स जो फोर्स है वो है स्प्रिंग फोर्स, और सी एक्स डॉट जो फोर्स है वो है डैम्पिंग फोर्स, एफ ओ साइन ओमेगा टी फोर्स है रिपीटेड फोर्स। फोर्स टर्न वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एफ ओ बाई एस रूट ऑफ 1 - ओमेगा बाई ओमेगा एन होल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन होल स्क्वायर, जिसपे ओमेगा एन है फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री नेचुरल वाइब्रेशन और ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स टर्म वाइब्रेशन। और इस स्प्रिंग मास सिस्टम पे दो स्प्रिंग जिसका स्टिफनेस है K1 K2 आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सो इसका जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस बनेगा वो होगा 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस K2। और अगर ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड होता तो जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस बनता वो है K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। और इस डैम्पिंग सिस्टम पे जो दो डैम्पर अटैच्ड है उसका डैम्पिंग कोफिशिएंट है C1 C2, और ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका जो डैम्पिंग कोफिशिएंट का इक्विवेलेंट बनेगा वो होगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर ये पैरेलल पे कनेक्टेड होता तो जो C इक्विवेलेंट बनता वो है C1 प्लस C2। Magnification factor, ratio of amplitude to the static deflection. So magnification factor is A by FO by S. A represents amplitude, FO by S represents static deflection. जब एम्पलीट्यूड का वैल्यू इस फॉर्मूला पे पुट किया जाएगा तो जो नया फॉर्मूला बनेगा वो ओमेगा बाई ओमेगा एन एंड डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और ये जो ग्राफ है ये मैग्निफिकेशन फैक्टर वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा बाई ओमेगा एन का ग्राफ है, जिसपे फ्रीक्वेंसी रेशियो को एक्स एक्सिस पे और मैग्निफिकेशन फैक्टर को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। और ये जो कर्व है ये है डैम्पिंग रेशियो जीरो का कर्व, जो कि आपस में एट पॉइंट इन्फिनिटी पे मिल रहा है। और ये है डैम्पिंग रेशियो फॉर 0.1 का कर्व। सिमिलरली ये है 0.2 और ये है 0.5 का कर्व। और ये जो कर्व है ये है डैम्पिंग रेशियो 1 का कर्व। फ्रॉम दिस फिगर we can conclude that for any value of damping ratio, if omega by omega n become 0 then magnification factor will become 1, and we can get these values by putting omega by omega n is equal to 0 in this formula. So we can get magnification factor is equal to 1. तो जब ओमेगा बाई ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 एंड डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू 0 होगा तो मैग्निफिकेशन फैक्टर जो बनेगा वो है इन्फिनिटी। और जब ओमेगा बाई ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 होगा और डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू 0.5 होगा देन एम एफ का वैल्यू बनेगा वो है 1 और ये है वो पॉइंट। और जब ओमेगा बाई ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 एंड डैम्पिंग रेशियो 1 बनेगा देन एम एफ विल बिकम 0.5। वाइब्रेशन आइसोलेशन, मशीन पे जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण, इसीलिए मशीन का फाउंडेशन से सेटअप सही से होना चाहिए, नहीं तो उसके कारण जो वाइब्रेशन जनरेट होगा बाकी जो मशीन है उस पर ट्रांसफर होगा जो कि अनडिजायरेबल है। इसीलिए मशीन को फाउंडेशन से स्प्रिंग डैम्पर और अदर जो आइसोलेटिंग मटेरियल है उसका थ्रू किया जाता है ताकि वाइब्रेशन को रिड्यूस किया जाए। अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण जो वाइब्रेटिंग फोर्स जनरेट हो रहा है वो है एफओ, और जो ट्रांसमिटेड फोर्स टू द फाउंडेशन है वो है एफटी। और एफटी का वैल्यू मच मच लेस देन एफओ होना चाहिए। और जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो है एफटी और एफओ का रेशियो, और यानी फोर्स ट्रांसमिटेड बाय फोर्स अप्लाइड। और ट्रांसमिसिबिलिटी शुड बी लेस देन 1 फॉर ए वाइब्रेटिंग सिस्टम। Transmissibility is the ratio of Ft by Fo is equal to root of 1 plus 2 zeta
ओमेगा बाई ओमेगा एन होल स्क्वायर बाई रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन होल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन होल स्क्वायर. So transmissibility is depends on zeta and omega by omega n. ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये ट्रांसमिसिबिलिटी वर्सेस ओमेगा बाई ओमेगा एन, और इस पे ये जो कार्व है ये जीटा इजिकल टू 0 का कार्व जो कि ओमेगा बाई ओमेगा एन इजिकल टू 1 पे मिलता है, और ये जो कार्व है ये जीटा इजिकल टू 0.1 का कार्व, ये जीटा इजिकल टू 0.25 का कार्व, और ये जो कार्व है जीटा इजिकल टू 1 का कार्व. इस कंडीशन पे अगर जीटा का कोई भी वैल्यू फिक्स्ड किया जाए, सपोज वी टेक जीटा इजिकल टू 0.25, इन दैट कंडीशन इफ ओमेगा बाई ओमेगा एन का वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 का बीच में होगा तो ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज करेगा. जैसे कि फॉर 0.6 फॉर ओमेगा बाई ओमेगा एन इजिकल टू 0.6 पे जो ट्रांसमिसिबिलिटी हो रहा है वो है 1.5. जब इसका वैल्यू फर्दर इंक्रीज होके 0.8 होगा तो इसका ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज होके 2.1 होगा. सो 0 से लेके 1 का बीच में जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, और अगर ओमेगा बाई ओमेगा एन का वैल्यू अगर 1 से लेके √2 के बीच में होगा तो जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो डिक्रीज्ड होगा. जैसे कि ये जो पॉइंट है सपोज दैट पॉइंट इज 1.2, फॉर दैट कंडीशन ट्रांसमिसिबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, और इसका वैल्यू फर्दर इंक्रीज किया जाए तो इसके कारण ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज्ड हो रहा है. तो अब ओमेगा बाई ओमेगा एन इज बिटवीन 0 and 1, transmissibility is increasing, and when omega by omega n is between 1 and √2, transmissibility is decreasing. जब ओमेगा बाई ओमेगा एन का वैल्यू 0 से लेके 1 का बीच में किसी भी पॉइंट पे फिक्स्ड होगा तो उस कंडीशन पे अगर जीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है तो ट्रांसमिसिबिलिटी डिक्रीज होगा. सपोज वी टेक omega by omega n is equal to 1 is a fixed point. In that condition when जीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इस कंडीशन पे ट्रांसमिसिबिलिटी डिक्रीज होगा. फॉर जीटा इज इक्वल टू 0.1 ट्रांसमिसिबिलिटी इज 5.1, एंड फॉर जीटा इज इक्वल टू 0.25 ट्रांसमिसिबिलिटी इज 2.3, एंड फॉर जीटा इज इक्वल टू 1 transmissibility is 1.5. So when the value of zeta is increasing, the transmissibility is decreasing. At point omega by omega n is √2, in that condition transmissibility will become 1. और जब ओमेगा बाई ओमेगा एन का वैल्यू √2 से ज़्यादा होगा तो इस कंडीशन पे अगर जीटा का वैल्यू डिक्रीज होता है तो ट्रांसमिसिबिलिटी डिक्रीज होगा. सपोज ओमेगा बाई ओमेगा एन इज इक्वल टू 3.4. सो इस कंडीशन पे जब जीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो जो ट्रांसमिसिबिलिटी होगा वो होगा 0.7. जब जीटा का वैल्यू को डिक्रीज किया जाएगा, सपोज द पॉइंट इज 0.5, सो इस कंडीशन पे इसका ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है. और ओमेगा बाई ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 जब इस इक्वेशन पे पुट किया जाएगा तो जो ट्रांसमिसिबिलिटी बनेगा वो होगा √1 प्लस 2 जीटा स्क्वायर बाई 2 जीटा. और जब ओमेगा बाई ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 एंड जीटा इज इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा, इस कंडीशन पे ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो इन्फिनिटिव होगा. और इसको इस ग्राफ से भी प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि फॉर the value omega by omega n is equal to 1 and zeta is equal to 0, then the transmissibility will become infinitive. At point omega by omega n is equal to √2, and for any value of zeta transmissibility will become 1. So at point √2 and any value of zeta transmissibility become h1. और ये एक चार्ट है जिसपे ओमेगा बाई ओमेगा एन इजिकल टू 0 पे ये जो पॉइंट है ये ओमेगा बाई ओमेगा एन इजिकल टू 0 पॉइंट पे ट्रांसमिसिबिलिटी 1 हो रहा है, और जिसपे एफ टी इजिकल टू एफ हो रहा है,
और जब ओमेगा बाई ओमेगा इन इजिकल √2 होगा इस पॉइंट पे, तो जब ट्रांसमिसिबिलिटी जो होगा वो 1 होगा, और इस कंडीशन पे एफ टी इजिकल टू एफ होगा। और फर्दर जब ओमेगा बाई ओमेगा इन ग्रेटर देन √2 होगा, सपोज दैट पॉइंट इज 3.4, इस कंडीशन पे ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो लेस देन 1 होगा। इस ग्राफ से भी वही मिल रहा है जो कि लेस देन 1 है। सपोज द पॉइंट इज 0.7, और इस कंडीशन पे एफ टी जो होगा वो लेस देन एफ होगा। और ओमेगा बाई ओमेगा इन व्हेन लेस देन √2, देन ट्रांसमिसिबिलिटी विल बिकम ग्रेटर देन 1 और एफ टी ग्रेटर देन f0। कंक्लूजन, ओमेगा बाई ओमेगा इन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन √2 होता है तो इस कंडीशन पे डैम्पिंग फैक्टर यानी कि जीटा का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो मिनिमम होगा, जो कि एक डिजायर्ड कंडीशन है। और अगर ओमेगा बाई ओमेगा इन का वैल्यू लेस देन √2 होता है तो जो डैम्पिंग फैक्टर यानी कि जीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। इस कंडीशन पे जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो डिक्रीज्ड होगा। और आप इस ग्राफ से भी देख सकते हो कि जब ओमेगा बाई ओमेगा इन का वैल्यू लेस देन √2 होता है तो इस कंडीशन पे जितना जीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका उतना ही ट्रांसमिसिबिलिटी कम होगा। और जीटा का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है जो डैम्पर यूज किया जा रहा है उसका डैम्पिंग कोफिशिएंट भी ज़्यादा होना चाहिए। फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन पे बॉडी का पार्टिकल शाफ्ट की एक्सिस की सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। और इस वाइब्रेशन का जो इक्वेशन है वो है आई थीटा डबल डॉट प्लस क्यू थीटा इजिकल टू 0, जो कि d2 थीटा d2 प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इजिकल टू 0 का इक्विवेलेंट है। अगर इस इक्वेशन को बोथ साइड आई से डिवाइड किया जाए तो जो नया इक्वेशन बनेगा वो है थीटा डबल डॉट प्लस क्यू आई इंटू थीटा इजिकल टू 0। इस पे थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और क्यू जो है टॉर्सनल स्टिफनेस। और इस पे ओमेगा एन का जो वैल्यू बनेगा वो होगा √/q/i, और एफ एन का जो वैल्यू है वो है ओमेगा एन बाई 2 पाई इजिकल टू 1/2 पाई √/q/i। और इस सब पे रोटेशन के कारण टॉर्सन अप्लाई हो रहा है, तो जिसके कारण जो इक्वेशन बनेगा वो होगा t/j सी थीटा बाई एल। टी है टॉर्क अप्लाइड, जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी जो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एल जो है लेंथ ऑफ द शाफ्ट। सो इसमें से इसको सिंप्लीफाई करने से जो टी बाई थीटा आ रहा है वो उसको टॉर्सनल स्टिफनेस कहा जाता है, यानी कि टॉर्सनल स्टिफनेस का जो वैल्यू बनता है वो है सी इंटू जे बाई एल। नंबर ऑफ नोड्स, टू रोटर सिस्टम, थ्री रोटर सिस्टम। ये जो टू रोटर सिस्टम है और इसका जो शाफ्ट का एक्सिस जो है वो इस एक्सिस को, ये जो एक्सिस है वो शाफ्ट का एक्सिस है। और ये दो रोटर को अभी एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट किया जाए तो ये जो इमेजिनरी लाइन शाफ्ट का एक्सिस की जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे एक नोड जनरेट होगा। जैसे कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि इस पॉइंट पे एक नोड जनरेट होगा। सो टू रोटर सिस्टम का एक नोड पाया जाता है। और थ्री रोटर सिस्टम के लिए ये जो शाफ्ट है उसका एक्सिस ये है, और ये दो रोटर आपस में इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, और ये दो रोटर आपस में इस पॉइंट पे शाफ्ट के एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ यानी कि यहाँ पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सो थ्री रोटर सिस्टम का जो नोड होगा वो 2 होगा। और इसको जो नोड निकालने का जो इक्वेशन है वो है n-1, और n जो है नंबर ऑफ रोटर्स। सो जब इनका वैल्यू पे 2 पुट किया जाएगा तो इसका वैल्यू बनेगा 1, और n का वैल्यू पे जब 3 पुट किया जाएगा तो जो वैल्यू बनेगा वो है 2। इनर्शिया इफेक्ट ऑफ मास ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। अगर इसको कंसीडर किया जाए तो जो नया एफ एन बनेगा उसका वैल्यू है 1/2 पाई √/q/i प्लस I1/3, और I1 जो है वो है शाफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर दिस स्प्रिंग मास सिस्टम स्टिफनेस इज के एंड मास इज m। और जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो है √स्टिफनेस बाई m, सो इज इक्वल टू √k/m। और ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है इसका जो स्प्रिंग है इस सीरीज में अटैच्ड है, जिसका कारण इसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस बनेगा
k/2 और मास जो है वो है m। सो इसका फ्रीक्वेंसी होगा √ऑफ k/2 इंटू m इज इक्वल टू n/√2। सो द राइट आंसर इज 3। और ये जो सिस्टम है जिसपे दो स्प्रिंग अटैच्ड है जिसका स्टिफनेस है S1 एंड S2, इसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस फाइंड आउट करना है। तो जो कि फॉर्मूला है फॉर सीरीज कनेक्शन की इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2, और पैरेलल के लिए के इक्विवेलेंट है K1 प्लस K2। और ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ये सीरीज पे नहीं है, तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो है S1 प्लस S2। सो द राइट आंसर इज 1। और इस स्प्रिंग मास सिस्टम का डिफ्लेक्शन कितना है वो फाइंड आउट करना है, और डिफ्लेक्शन का जो रूल है वो है डेल्टा इज इक्वल टू वेट बाई एस इक्विवेलेंट। ये दो स्प्रिंग पैरेलल पे अटैच्ड है जिसके कारण इसका स्टिफनेस बनेगा 2s, और जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस बन रहा है उसके साथ ये जो स्प्रिंग है ये सीरीज पे कनेक्टेड है, तो जिसके कारण इसका जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस बनेगा वो है 2s इंटू एस बाई 2s प्लस एस। सो द एस इक्विवेलेंट इज 2s/3। जब इस एस इक्विवेलेंट का वैल्यू इस पे पुट किया जाएगा तो डेल्टा का जो वैल्यू आएगा वो है 3w/2s। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4, for zeta is equal to 1.5 and omega by omega n is equal to 0, magnification factor will become 1 for any value of zeta. If omega by omega n become 0, then magnification factor will become 1. So the right answer is C. At resonance the value of omega by omega n is equal to 1 at omega by omega n is equal to 1 and zeta is equal to 0 पे ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो इन्फिनिटी होगा। ओमेगा बाई ओमेगा एन 1 एंड जीटा का वैल्यू जब 0 हो रहा है ट्रांसमिसिबिलिटी इन्फिनिटी हो रहा है। सो द राइट आंसर इज सी। नंबर ऑफ नोड्स फॉर ए 4 ऑर्डर सिस्टम इज, जो नोड्स निकालने का फॉर्मूला है वो है n-1, इनका वैल्यू 4 है। सो द राइट आंसर इज 3। सो डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।